दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में स्पेस के एक सैटेलाइट से, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स उसका हार्डवेयर अपग्रेड करने आए हुए थे। टीम का लीडर था मैट कोवाल्स्की, जो सबको गाइड कर रहा था। उसके साथ थी डॉक्टर रायान स्टोन, जो इस मिशन की टेक्निकल एक्सपर्ट थीं। लेकिन उनके लिए ये पहली स्पेस जर्नी थी, और सच कहें तो उन्हें काम करने में काफी दिक्कत आ रही थी। वजह यह थी कि वो हमेशा ग्रेविटी वाली जगहों पर काम करती थीं, और यहाँ तो सब कुछ अलग था। यहाँ तो बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती है। इन सबको अंतरिक्ष में आए हुए आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था, और अब उनका मिशन लगभग खत्म होने ही वाला था। मतलब बस आज का दिन, और फिर सब लोग वापस अर्थ यानी धरती पर लौटने वाले थे। ऊपर से नीचे झांककर सब अपनी खूबसूरत धरती को निहार रहे थे कि तभी अचानक अर्थ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है। जितना जल्दी हो सके सारा काम छोड़ो और तुरंत अपने स्पेसशिप में बैठकर धरती की ओर निकल पड़ो। असल में रूस ने स्पेस में अपनी ही एक खुफिया सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उसका डेटा किसी और के हाथ लगे। लेकिन समस्या ये थी कि उस सैटेलाइट के टुकड़े तेजी से इन एस्ट्रोनॉट्स की ओर बढ़ रहे थे, और रास्ते में वो और भी सैटेलाइट्स को तोड़-फोड़ कर मलबा बढ़ा रहे थे। मैट तुरंत आदेश देता है, रायान, काम छोड़ो और स्पेसशिप में जाओ। लेकिन डॉक्टर रायान कहती हैं, बस थोड़ा सा बाकी है, फिर चलती हूँ। मैट गुस्से में फिर से चिल्लाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मलबा उनके सैटेलाइट से टकरा गया, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉक्टर रायान वहां से दूर बिल्कुल अनकंट्रोल होकर अंतरिक्ष में घूमती चली गईं। अब मैट के सूट में तो कंट्रोल करने वाली मशीन लगी थी, लेकिन रायान के सूट में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थीं। टीम से बहुत दूर जाने की वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो गया। अब तो हालत ये हो गई कि वो एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। रायान घबराकर तेजी से सांस लेने लगीं, जिस वजह से उनके सूट की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगी। वो लगातार घूमती जा रही थीं, और लग रहा था कि शायद उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उन्हें मैट की आवाज सुनाई दी, अपनी लोकेशन बताओ। रयान जैसे तैसे लोकेशन बताती हैं। मैट कहता है, अपने सूट की लाइट ऑन करो। जैसे ही रयान लाइट ऑन करती हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी ऑक्सीजन सिर्फ 8% ही बची है। लेकिन तभी मैट किसी तरह पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। याद है ना, शुरुआत में बताया था कि मैट के सूट में कंट्रोल करने वाली मशीन लगी है। उसी की मदद से वो रयान को अपने पास खींच लाता है, और फिर उनके सूट को अपने सूट से बांध देता है। मैट फिर कहता है, अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट करो, क्योंकि इस स्पीड से मलबा फिर से 90 मिनट बाद लौट कर आएगा। दोनों टाइमर सेट करते हैं और धीरे धीरे स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक एस्ट्रोनॉट उनकी तरफ तैरता हुआ दिखता है। मैट कहता है, रयान, पकड़ो इसे। बहुत मुश्किल से रयान उसे पकड़ लेती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके हेलमेट को देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। उसके सिर में छेद हो चुका था। मलबे की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने उसे चीर कर रख दिया था। ये देखकर रयान और मैट और भी डर जाते हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों फिर से स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। बड़ी मेहनत के बाद जब वो स्पेसशिप तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। उनके सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे। असल में मलबे ने उस स्पेसशिप को भी चीर कर रख दिया था। अब मैट कहता है, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, 1450 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो दोनों अब जानते थे कि वहां जाना ही होगा, तभी धरती पर वापसी का कोई चांस है। तो दोनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जाते जाते हालात और खराब हो जाते हैं। डॉक्टर रयान के सूट में अब सिर्फ 1% ऑक्सीजन बची थी, और मैट के सूट का ऑयल भी लगभग खत्म हो चुका था। जैसे तैसे वो स्पेस सेंटर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सारे लोग पहले ही जा चुके हैं। ऊपर से सेंटर का दूसरा हिस्सा पूरी तरह डैमेज पड़ा था, और पैराशूट भी पहले से खुला हुआ था। बिना पैराशूट के धरती पर लौटना नामुमकिन था। रयान घबराकर कहती है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मैट उसे रोकता है, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। यहाँ कुछ थ्रस्टर अभी भी काम कर रहे हैं।
उन्हीं से हम लगभग 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस सेंटर तक पहुंच सकते हैं। इतना कहकर मैट अपने सूट की आखिरी ताकत लगा देता है। वो रयान से कहता है, जो भी हाथ में आए कसकर पकड़ लेना। लेकिन अब उसके सूट का ऑयल भी खत्म हो चुका था। दोनों इतनी तेजी से बह रहे थे कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अचानक वो बेल्ट जो उन्हें साथ बांधे हुए था टूट जाती है। दोनों किसी भी हिस्से को पकड़ नहीं पाते। तभी अचानक रायान का पैर एक वायर में फंस जाता है और वो बेल्ट को भी कसकर पकड़ लेती है जिसमें मैट बंधा था। अब मुश्किल ये थी कि वायर दबाव से निकलने लगी थी। ये देखकर मैट बेल्ट खोलने लगता है। रायान चिल्लाती है, नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगी, बेल्ट मत खोलो। लेकिन मैट समझ चुका था, अगर उसने बेल्ट नहीं खोली तो वायर भी निकल जाएगी और रायान सीधे अंतरिक्ष में खो जाएगी और इसका मतलब है पक्का मौत। मैट की आवाज धीमी होती है, तुम्हें जरूर सही सलामत घर जाना है। ये कहकर वो बेल्ट खोल देता है और अंतरिक्ष में दूर जाने लगता है। जाते जाते वो रायान को आखिरी बार समझाता है, जल्दी से थ्रस्टर के अंदर जाओ, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। रायान रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगी। लेकिन मैट अब बहुत दूर जा चुका था। वो कहता है, नहीं, अब समय निकल चुका है, तुम्हें खुद को बचाना होगा, दुनिया को दिखाना होगा कि तुम सरवाइव कर सकती हो। रायान हिम्मत दिखाते हुए जवाब देती है, हाँ, मैं जरूर बचकर दिखाऊंगी। और इसके बाद उनका कांटेक्ट हमेशा के लिए टूट जाता है। मैट ने अपनी जान कुर्बान करके रायान को बचने का एक मौका दे दिया था। रायान किसी तरह कैप्सूल के अंदर जाती है, हेलमेट उतारती है और लंबी सांस लेती है क्योंकि उसके सूट की ऑक्सीजन अब लगभग खत्म हो चुकी थी। वो रेडियो से ऑपरेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो कैप्सूल को आगे बढ़ाती है लेकिन कैप्सूल अटक जाता है क्योंकि वो पैराशूट की रस्सियों में फंसा हुआ था। रायान बाहर निकलती है और पैराशूट की रस्सियों को काट देती है। तभी 90 मिनट पूरे होने पर मलबा फिर से वहां आ धमकता है। वो किसी तरह बचकर जल्दी से कैप्सूल के अंदर घुस जाती है लेकिन कैप्सूल स्टार्ट ही नहीं होता, फ्यूल खत्म हो चुका था। थक कर टूट चुकी रायान रेडियो पर फिर कोशिश करती है और अचानक एक आवाज सुनाई देती है। उसे उम्मीद की किरण दिखती है लेकिन जल्दी ही समझ में आता है कि वो धरती का कोई रैंडम इंसान है। ये जानकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसी हालत में उसे मैट का हेल्यूसिनेशन दिखता है, जैसे वो सामने आकर कह रहा हो, तुम अभी भी कर सकती हो, हिम्मत मत हारो। रायान आंखें खोलती है तो वहां कोई नहीं होता लेकिन अब उसकी हिम्मत लौट चुकी थी। वो कैप्सूल को फिर से स्टार्ट करती है और लैंडिंग वाले फंक्शन दबा देती है जैसा मैट ने उसे अपने विजन में बताया था और कैप्सूल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि पैराशूट नहीं है, यानी सीधी लैंडिंग नामुमकिन है। वो सूट से कंट्रोल करने के लिए फायर गैस का इस्तेमाल करती है और किसी तरह स्टेशन के एक हिस्से को पकड़ लेती है। तभी मलबा फिर से आ जाता है लेकिन इस बार भी वो कैप्सूल के अंदर जाकर बच जाती है। अब एक और दिक्कत थी, कैप्सूल के सारे फंक्शन चाइनीज भाषा में थे। रायान अंदाजे से बटन दबाती है और आखिरकार कैप्सूल चल पड़ता है। जैसे जैसे कैप्सूल नीचे आता है वो इतनी तेजी से जलने लगता है कि रायान अब भगवान भरोसे थी। लेकिन किस्मत अच्छी थी, कैप्सूल धरती पर पहुंच जाता है और समुद्र में लैंड करता है। अंदर पानी भरने लगता है लेकिन रायान किसी तरह बाहर निकलती है। वो तैरते हुए किनारे तक पहुंचती है और आखिरकार जिंदा बच जाती है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।